वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज़, आज का मेरा टॉपिक है सीटेट 2020 एसएसटी कंटेंट, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी सिविक्स करवा रही हूँ। क्लास 6 की लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज बारी है लेसन नंबर 2 की और ये भी हैंड रिटन नोट्स है। वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसका भी नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेहा एंड टीम आप जो है आप टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आज जो हमारा चैप्टर है गाइज वो है विविधता और भेदभाव पर। विविधता के बारे में मैंने आपको लेसन नंबर 1 में बताया था और आपने उसको सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। तो आज बारी है लेसन नंबर 2 की, विविधता और भेदभाव। भेदभाव भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और विविधता क्या है? विविधता आपके खाने पीने में हो सकती है गाइज, आपके पहनावे में हो सकती है, आपकी भाषा में हो सकती है, आपके त्योहारों में हो सकती है, धर्म में हो सकती है। तो ये आपकी विविधता है जिससे आपको लगता है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से अलग है। आपको पता यह है कि हमारे देश में 4 प्रमुख धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इस तरह ये चारों के चारों जो धर्म हैं एक दूसरे से अलग हैं। इनमें इनके त्यौहार भी अलग हैं, ठीक है, खान पान भी अलग है, पहनावा अलग है, सबकी सब चीज़ें अलग अलग है, संस्कृति भी अलग है। तो ये हमें विविधता दिखाती है हमारे पूरे देश में। तो जो एनसीईआरटी में आपको जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको इसमें वो बता रही हूँ, लेकिन साथ में जो है कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो में आप कंटिन्यू रहेगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, संसार में जो हैं गाइस 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले जो हैं रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा जो हैं भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, ये आपको याद रखना है। 100 से ज़्यादा तरह के यहाँ पर नृत्य भी किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है कि एक बढ़िया पॉइंट है कि गरीबी पर है, गरीबी और भेदभाव पर है। इसमें क्या बताया गया था कि जो मुसलमान हैं वो अपनी लड़कियों को क्या करते थे, विद्यालय में नहीं भेजते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो गरीब थे इसलिए वो अपनी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजते थे। एक इसमें टर्म थी गाइस, पूर्वाग्रह। मैं आपको इसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि इसमें बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट लगा, लेकिन मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। तभी मैंने आपको कहा था कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप राइट डाउन खुद कीजिए। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पुरानी धारणा होती है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि ग्रामीण लोग हैं वो कृषि ही कर सकते हैं और जो शहरी लोग हैं वो ऐसे कार्य नहीं कर सकते। तो ये हमारी आम एक धारणा है। पूर्वाग्रह हम पहले ही लगा लेते हैं कि मान लीजिए कि हमें कोई आपको जाट दिख गया, सॉरी मैं किसी पर वो नहीं कर रही हूँ, कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कृषि से रिलेटेड जो किसान हैं उनके बारे में ही बोल रही हूँ। और जो जाट जो कम्युनिटी है वही इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो जैसे मान लीजिए कि वो काम कर रहे हैं और कोई आपको दिख गया, तो आप पहले ही पूर्वाग्रह लगा लेंगे कि जो ग्रामीण है वही ये काम कर सकते हैं, शहरी लोग हमारे जैसे ये काम नहीं कर सकते, तो उनको सैल्यूट है। तो इस तरह ही पूर्वाग्रह इसमें एक बताया गया था। एक टर्म थी गाइस रूढ़िबद्ध धारणा। ये जो धारणाएं हैं कि जो हमने पूर्वाग्रह लगा लिए हैं ना, तो उसको तो हमने बिल्कुल पक्का ही कर लिया कि ये काम तो वही के वही करेंगे। तो हमने एक धारणा ही पूरी तरह बना ली कि हमने ऐसे लोगों को देखा कि जो ग्रामीण लोग हैं वो कृषि करते हैं, ग्रामीण लोग जो है धोती कुर्ता पहनते हैं। लेकिन ऐसे शहरी में ऐसा नहीं होता, उनका खान पान भी बिल्कुल अलग होता है। रोटी जो होती है वो मोटी मोटी होती है, चटनी के साथ खा लेते हैं। और हमारे शहरी लोग जो होते हैं खान पान में इतना बिलीव करते हैं कि घर में क्या होगा कि 5 बजे तो सब्जियां बनेगी। तो जस्ट अ जॉक, लेकिन ये है कि हमारी ये पूर्वाग्रह, हमारी ये धारणा है कि शहरी में और गाँव में कितना अंतर है। तो क्या होते हैं, ये हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, लेकिन ये हमारी एक धारणा भी बन जाती है। हम ऐसा ही सोचते हैं अगर हम किसी ग्रामीण व्यक्ति को देखते हैं या शहरी व्यक्ति को देखते हैं। तो ये मुझे होप है ये दोनों टर्म्स आपको समझ आ गई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसमें जो और अगला मेन पॉइंट ये है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उनको भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ये महार जाति से थे
और इनको जो था कि ये अपने देश में लगा लीजिए दलित वर्ग के सबसे पहले पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे। ये इन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की है वो इंग्लैंड जाके पूरी करी है, ठीक है। और वहीं से शिक्षा प्राप्त करके इनको यूँ लगा कि जैसे मैंने सहा है आगे आने वाले कुछ वर्षों में जो हैं व्यक्ति और ना सहे। उनको ये कहा जाता था कि ये छुआछूत हैं, इनको छूना नहीं है आपने। तो इनकी एक अच्छी सी कहानी भी है, तो जिसमें बताया गया है कि कैसे ही अपने घर जाने वाले थे, लेकिन रेलवे मास्टर ने उनके साथ क्या किया, उनके साथ भेदभाव किया। वो उनको पैसे भी दे सकते थे अपने घर जाने के लिए, लेकिन उन्हें रेलवे मास्टर ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे ही उनको पता लगा कि ये छूत वाले हैं, अछूत हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और हमें इमेजिन करने के लिए एनसीईआरटी बुक में कहा गया है कि आप एक बार इमेजिन करके देखिए आज के टाइम में, तो आपको कैसा लगेगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो ये उस टाइम की बात थी और इन्होंने क्या किया था, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है इनको, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ा कार्य किया है। दलितों में जो मेन जो हैं कि नीची जाति के जिनको कहा जाता था, उनके लिए इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया जो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। तो इन्होंने क्या किया, भेदभाव को मिटाने के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये आपको आगे बताया गया है कि भीमराव अंबेडकर को भी भेदभाव का अनुभव जो हुआ था वो वर्ष 1901 में हुआ था। तो गाइज़ ये आपको याद रखना है कि भेदभाव इनके सामने कब आया था, तो 1901 में हुआ था, जब वे केवल कितने साल के थे, 9 साल के थे। ये भी आपको याद रखना है। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव से में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। तो ये वही की कहानी है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। ये मिलने जा रहे थे और जो वहाँ के स्टेशन मास्टर ने क्या किया, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया था। ओके, अब जो इसमें जैसे कि हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारे धर्मनिरपेक्ष पे आ जाते हैं, दोबारा धर्मों पे आ जाते हैं, विविधता और धर्मनिरपेक्ष पे आ जाते हैं। कि जैसे हम बार बार बोलते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पर विविधता है। विविधता में क्या होता है कि किसी पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि आपको इंग्लिश बोलनी है, किसी प्रकार की आप पे कोई बंदिश नहीं है। हिंदी बोले, कुछ भी बोले, बंगाली बोले, मराठी बोले, आपकी सिरदर्दी है भाई। जो जिसकी मातृभाषा है वो उसी में बात करेगा। पहनावे पे भी नहीं है, त्यौहार मनाने पे भी नहीं है, किसी प्रकार की खान पान पे भी नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि जैसे आपको कहा गया कि किसी पर थोपना, ऐसा कुछ नहीं है। सबके धर्म एक जैसे हैं, लेकिन जो है ढंग अलग अलग है। धर्मों को हम किसी पर थोप नहीं सकते हैं। सबके धर्म की अपनी अपनी इज्जत होती है। आप हर किसी के धर्म की इज्जत कीजिए, ना कि उसको आप थोपिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई किसी जात का है तो उसको भी कुछ कहने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जात है, सबका अपना अपना रुतबा है। आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये भगवान की देन है। इसी तरह कहा जा सकता है कि जो भारत है वो भारत क्या है, इसमें विविधता हमें देखने को मिलती है, तरह तरह के धर्म, ठीक है, और खान पान, रहन सहन। तो हम कह सकते हैं कि विविधता है। और भेदभाव भी हमने पढ़ लिया है कि किस तरह लड़का और लड़की में भी भेदभाव करने को मिलता है, कि लड़कियों को हम स्कूल नहीं भेजते हैं जबकि लड़कों को हम स्कूल भेजते हैं। ये तो सबसे बड़ा भेदभाव हुआ। आज के टाइम में भी हमें ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर आपको सब धर्मों की इज्जत करने को मिलेगी। जो है कि किसी भी भेदभाव के बिना लोग धर्म का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें आपको स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान स्थान और समान जो है अवसर प्राप्त है। ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जिन्होंने ऐसा स्पष्ट किया है कि जो सभी भारतीय हैं वो समान स्थान में हैं। अपना जो भी उनका स्थान है वो सब समान है। यूँ नहीं है कि कोई ऊंचे वर्ग का है तो आपने उसको बहुत अच्छा बोलना है, जो निचले वर्ग का उनको आपने बुरा बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवसर सबको समान प्राप्त होते हैं। तो ये संविधान के आपके पहले पृष्ठ में ही वर्णित है। तो ये गाइज आपको क्या रखना है, याद रखना है। खून के गीत का संबंध जो है वो जलियांवाला बाग का कांड से है। जलियांवाला बाग कांड जो बहुत ही पॉपुलर रहा है, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, जहाँ पर खून की बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा
बुरा हाल हुआ था लोगों का। तो इसके बारे में हम डिटेल बाद में जानेंगे, लेकिन सिर्फ और आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो खून के गीत है उसका संबंध किससे है, जलियांवाला बाग के कांड से है। तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नीचे आपके सामने लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कमेंट में बताइए मुझे। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरे एसएन क्लासेस फेसबुक पेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उसमें डेली अपडेट कर रही हूँ एसएसटी कंटेंट से रिलेटेड। सीडीपी के आपके सामने मॉक टेस्ट है, लाइव क्लासेस में उसमें दूंगी, अब संविधान में उसमें पढ़ाऊंगी आपको प्रॉपर तरीके से, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसको लाइक करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। और मैं इसमें यूट्यूब पे भी वीडियो ज़रूर डालूंगी, लेकिन जो है मेरे आप फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, साथ में अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।